हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है CSCSI भी मिथुन जायसवाल। बेटा जी, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पेपर लिखना कैसे है, सर 90 प्लस वाले स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, हमको भी बता दो। सर मार्क्स नहीं आते हैं, मैं 75 80 पे अटक जाता हूँ, क्या करूँ कि मेरे मार्क्स आ जाए, क्योंकि मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ लेकिन मार्क्स नहीं आए। बेटा सारी चीज का सॉल्यूशन होगा। आज मैं वो बच्चे की नोटबुक चेक करने वाला हूँ जो एग्जाम के अंदर 95% प्लस इकोनॉमिक्स में लेके आने वाला है, और जब वो रिजल्ट आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। देखिए इसका रिजल्ट 95 प्लस है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर। अब वो बच्चे ने क्या लिखा हुआ है और उस बच्चे ने कुछ कुछ कमियां भी हैं, क्या कमियां हैं वो भी दिखाऊंगा, उसने क्या अच्छी चीजें लिखी है वो भी बताऊंगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं आज के ये लेक्चर। तो बेटा आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए मैंने पेपर को स्कैन कर दिया है। देखो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, ये सेक्शन, आपको जो भी नया सेक्शन आप चालू करोगे नए पेज से ही चालू करोगे, सेक्शन ए लिखा। आपको ये याद रखना है कि ये जो इस साइड वाला है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखे जाएंगे और कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है, बच्चे सिर्फ ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी। अरे ए बी सी नहीं लिखना, आपको इस तरह से आंसर क्या है और उसको उसको लिखो भी कि वो क्या है, वो सी है तो वो कौन सा है आंसर, तो वो डिसकंटिन्यूअस है। तो एमसीक्यू के अंदर खाली एबीसी मत लिखना, एबीसी के साथ एबीसीडी के अलावा यहाँ पे आप आंसर भी लिखोगे। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6। अब मैं ये पेपर इसमें कितने सही है गलत है उस एंगल से नहीं देख रहे, इसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कैसे करना है। ओके जी। तो देखो यहाँ पे इसके 20 क्वेश्चन खत्म हुए, अब नया क्वेश्चन चालू होगा, वो हमको नए पेज से चालू करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे नए पेज से चालू किए। हाँ जी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 21। अब ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें। हाँ, तो इसके अंदर हमको टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे हम एक एक दो दो लाइन का जो पूछा हुआ है उसके बारे में ही बताएंगे। ठीक है, ज्यादा शॉर्ट मत करना, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में भी नहीं लिखना। तो जो पूछा हुआ उसके बारे में एक एक दो दो लाइन इसको लिख के खत्म करना है। जैसे यहाँ पे आरबीआई ये जनधन योजना कौन मेंटेन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा कितने बजे, तो बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट बांधते हैं। कैसे बोले कि सर जनधन योजना कौन मेंटेन करता है इंडिया के अंदर, तो वो सिर्फ लिख देता है आरबीआई। अरे बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कंप्लीट सेंटेंस। तो आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे एक एक दो दो लाइन के अंदर इसको बताओगे। ठीक है, ये हमारे 10 नंबर के कंपलसरी 10 में से 10 क्वेश्चन होते हैं। उसको हमको ये जो शुरू का जो पार्ट होगा ना, एमसीक्यू +1 मतलब 30 नंबर, ये आपके बताएंगे कि आपका आगे का जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स कैसे होगा। मैं चाहूंगा कि आप ये जो एमसीक्यू और 1 नंबर के क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाता है कुछ सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी हमारा होता है ये सेक्शन सी के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन करने हैं। ओके, और ये दो दो नंबर के होंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 मार्क्स के आएंगे। हाँ जी। अब 16 है मतलब हमारे पास अच्छे खासे 4 नंबर के अल्टरनेट्स इसके अंदर बचते हैं। अब बेटा जी क्योंकि 2 नंबर के आएंगे, इसके अंदर हमको क्या करना है, जैसे ये देखो, अब ये बच्चे ने कैसे क्या गलत किया हुआ मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर लिखा है। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन के अंदर मैं हमेशा बच्चों को इंसिस्ट करता हूँ, और इवन मैंने जो आपको नोट्स दिए, अगर आपने नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि मैंने ओसीएम और इकोनॉमिक्स के नोट्स आंसर पीडीएफ दिए हुए हैं। आंसर पीडीएफ के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो वहां पे मैंने नोट्स के अंदर भी क्या रखा हुआ, पॉइंट्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना है। क्या लिखना है? इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना है। लेकिन एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इस ये बच्चे ने क्या किया है कि जो भी पॉइंट्स लिखे हैं ना उसमें कोई गैप नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे क्या छोड़ना है, एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, हर एक बुलेट पॉइंट के बीच में आपको गैप छोड़ना है। बेटा जी हम जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर हम एग्जाम फीस पे करते हैं। हाँ जी। तो एग्जाम फीस पे करते हो, और जब आपके पास पेपर की लिमिटेशन नहीं है तो पेपर का यूज करो ना, कौन मना कर रहा है। तो हमको कंजूसी से पेपर नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, बड़ा बड़ा। मतलब कि क्या है कि प्रेजेंटेशन हमारा जितना, देखो बेटा आपका कंटेंट अच्छा होगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन में अगर खराबी की ना तो मार्क्स कटेंगे। सामने वाला क्या करेगा कि अगर आपने बहुत छोटा छोटा लिखा है, चिपका चिपका के लिखा हुआ, तो सामने वाले टीचर के पास हजारों बच्चों की पेपर चेक करनी है, तो वो आपको क्यों फोकस करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। एक सिंपल अगर मैं इसके अंदर ये एग्जांपल दूं कि बेटा अगर आप है ना, अगर आप एक अच्छा खाना बनाओ और उसको प्रेजेंट ढंग से मत करो, और दूसरा वहां पे आपसे थोड़ा सा कम
अच्छा खाना बनाया लेकिन उसको प्रॉपर थाली में प्रेजेंट किया हुआ है, सलाद सलाद की जगह, दाल दाल की जगह, चावल अपनी जगह, सब्जी अपनी जगह, रोटी अपनी जगह, पापड़ रखा हुआ, मीठा रखा हुआ, उसको व्यवस्थित दिखाया, देखने वाले को पहले ही क्या लगता है, वाओ क्या थाली सजेगी। तो बेटा जी वैसे ही आपके एग्जाम में भी होता है, हमको प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अदरवाइज क्या होगा, एग्जामिनर का थोड़ा माइंडसेट तो वहीं पे नेगेटिव हो जाता है अगर प्रॉपर आपने प्रेजेंट नहीं किया हो। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ ये गलतियां हैं वो आपको भी ध्यान रखनी है। तो आपको क्या लिखना है, आपको भी पॉइंट वाइज लिखना है, हाँ जी। और हर एक पॉइंट वाइज के अंदर क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट वाइज के अंदर एक एक लाइन का यहाँ पे गैप देना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्लाइड 1 ये हमारा इसके ऊपर है, कॉम्प्लिकेटेड ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लाइड 1 पीपीटी आप कैसे बताओगे, पहली स्लाइड के अंदर ये, दूसरी स्लाइड में ये, तीसरी स्लाइड में ये। लेकिन बेटर है कि आप यहाँ पे भी क्या करो, एक लाइन का गैप छोड़ो, क्या करो, एक लाइन का गैप छोड़ो हर एक जगह पे। थोड़ा क्या होता है, थोड़ा गैप छोड़ने से ऐसा नहीं होता कि आप पेज पर हो, लेकिन वो पेज, वो गैप छोड़ने से थोड़ा व्यवस्थित दिखता है, ठीक है। एक अच्छी चीज क्या है ये बच्चे की, देखो एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कि उसको उसको बताने के लिए एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर देख, अगर तू नहीं देख सकता तो, कि मेरे को बहुत कुछ आता है, की वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है, कीवर्ड्स को क्या क्या हर एक जगह पर हाईलाइट किया। तो सर ये हाईलाइट करना जरूरी है, रुको बेटा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपका आपका पेपर एग्जाम में टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, आपके पास टाइम बचता है 5-6 मिनट, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप 95% या 90 प्लस की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस पॉलिसी को, इस मेथड को अडॉप्ट करो, जिसके अंदर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। लेकिन सर अगर आप ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, खाली उसको जो इंपॉर्टेंट मालूम पड़ा पूरे पेज पर यूं कलर 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 कर दिए, पेंसिल से घिस दिया, अरे नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, या तो आपके जो मेन पॉइंट्स है, बुलेट जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है। अब इसमें अगर आप क्या कर रहे हो, इसमें अपने 10-15 मिनट बिगाड़ रहे हो ना, तो रुक जाओ, ये 10-15 मिनट से आपका 5-6 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। तो बेटा ऐसी गलती मत करना, हाईलाइट करना, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम मत गवाना। अच्छा, दूसरा, हाईलाइट करते समय ये जब ये हम ये अंडरलाइन करते हैं, तो अंडरलाइन में क्या होता है, कितनी बार जल्दबाजी में हम ऐसे अंडरलाइन, अरे वो मालूम ही नहीं पड़ता तुमने अंडरलाइन किया कि इसको क्रॉस चेक किया है। तो आपको अंडरलाइन करते समय आपको ये स्किल से ही अंडरलाइन करो, वो बेटर रहेगा, ताकि आप प्रॉपर अंडरलाइन कर सकोगे। जैसे ये स्टूडेंट्स की हम बात करें, देखो कहीं पे भी इसने ऐसे अंडरलाइन नहीं की है कि जिससे उसका अक्षर कट सके। देखो यहाँ पे उसके जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स नहीं वो कट रहे, वर्ड्स प्रॉपर्ली रीडेबल हो रहे हैं। जैसे ये अंडरलाइन किए, वर्ड्स रीडेबल है, हाँ जी ये वर्ड्स रीडेबल, तो आपको भी वैसे ही करना है कि अंडरलाइन करना है, लेकिन वर्ड्स रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 32 लिखा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारी जो होगा ना, इसके अंदर ये, इसमें से क्वेश्चन नंबर आएंगे। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सब क्या होंगे, इसके अंदर ही होने चाहिए। स्लाइड 1, 2, 3 जो भी पॉइंट्स लिखोगे, सब बुलेट पॉइंट हमारे अंदर की तरफ ही आएंगे। जैसे ये बुलेट पॉइंट अंदर की तरफ है, हाँ, बस ये है कि हर एक बुलेट पॉइंट के बीच में क्या लिखने का, 1 लाइन का गैप होना चाहिए, 1 लाइन का गैप होगा हर एक के बीच में। तो ये चीज को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए बेटा जी यहाँ पे जैसे ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, तो इसको एक साथ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स, सपोज कि इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, इसने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 3 या 4 पूछे होंगे, हाँ जी। तो आप पहले यहाँ पे लिखो कि द डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन का कैसे करो, वो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। हम 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं करें, इसलिए 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें डायरेक्टली आप क्या करो, पॉइंट पे चले जाओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये, तीसरा ये, चौथा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यही मेथड आपको भी फॉलो करनी है। जो बड़े क्वेश्चन होगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ दिखाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर, उसके अंदर एक साथ नहीं दिखाना है। वो ना, दिखाने में प्रॉब्लम क्या है, दिखाने में बस यही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपका जो पेपर है ना पीछे का, वो छूटने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा, पॉइंट यहाँ पे अंदर लिखा हुआ, आपको भी ऐसे यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर ये न्यूमेरिकल में लिखे 33 सपोज, तो यहाँ पे इसने क्या किया, रोमन नंबर, ताकि उसको डिफरेंशिएट करने का, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। और दूसरा क्या है, ये हमेशा क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और जो की वर्ड है उसको क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद वापस से क्या है, यहाँ पे अगर आप एक लाइन, क्योंकि
आप क्या कर रहे हैं, देखो इन बच्चे ने क्या गलती की है जो मैं आपको बताऊं, गलती नहीं बोल सकते लेकिन ये प्रेजेंटेशन और भी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी लाइन क्या होती है, आपकी ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या कर दो, आप एक लाइन का गैप दे दो। ठीक है, मतलब जो आपका मेन हेड पॉइंट होगा और जो सब पॉइंट होंगे उसके, उसमें क्या करना, एक एक लाइन का पॉइंट दे देने का। जैसे आपको ये है, दो सब पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक लाइन का गैप होना चाहिए, यहाँ पे भी एक लाइन का गैप होना चाहिए। जितना पेपर ज्यादा खुला खुला सा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, उसका प्रेजेंटेशन और बढ़ेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे मेजर्स, इंडिकेटर, इंडिकेटर कौन कौन से, डायरेक्टली हमने इंडिकेटर बता दिए। दो नंबर का ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसका इधर हमने बता दिया कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये देखो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर कौन से है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है उसका मीनिंग बताया, उसके इंडिकेटर पूछे हैं तो उसके इंडिकेटर इस तरह से बता दिए। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आप डायरेक्टली इंडिकेटर लिखो, इसलिए अब दो क्वेश्चन दो नंबर का है, थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में लिखाओ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा, क्वालिटी और ये। ठीक है, सर इसके बीच में जगह छोड़नी है, आप चाहो तो इसके बीच में आप जगह छोड़ सकते हो, एक एक पॉइंट के बीच में, तो थोड़ा और ज्यादा व्यवस्थित दिखेगा, नहीं चाहो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और क्वेश्चन नंबर 35, ओके। अब यही है कि इंपॉर्टेंट चीज को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मनी, टाइप्स ऑफ मनी कौन सी है, डायरेक्टली टाइप्स ऑफ मनी लिखा, यहाँ पे लिखा, खत्म किया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो नंबर के जो क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया। बस ये है कि यहाँ पे जितने भी आपके जो पॉइंट्स होंगे, जैसे पॉवर्टी लाइन के बारे में है, पॉवर्टी लाइन के बारे में इन्होंने बताया हुआ बहुत अच्छा। इसका अगर आप है ना हर एक वीडियो को अगर पॉज करके पढ़ोगे, इतना अच्छा कंटेंट है इसने लिखा हुआ है कि आपके अंदर से लिखने का कि सर ये कंटेंट, अगर मेरे को इस तरह का कंटेंट करना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा इसको एज ए पॉजिटिव लो, और आप भी क्या करो, ऐसे कंटेंट के लिए तैयारी करो। आता है और अच्छे से आता है, उसमें बहुत फर्क होता है। अपने को क्या करना है, 90 प्लस लाना है, तो आपका कंटेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए। आपको एग्जाम में जब आप पहली लाइन लिख रहे हो तो आपके मगज में क्लिक होना चाहिए कि मेरे को सेकंड लाइन में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, तभी आपका क्या होगा, तो ये आपका पेपर टाइम पे पूरा हो पाएगा। ठीक है, और हर एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे बुलेट पॉइंट क्या हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको बुलेट पॉइंट वाइज ही बताना है, और हर एक बुलेट वाइज के अंदर क्या करो, एक एक लाइन का गैप रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कब करें, एग्जाम से के बाद, मतलब कि हम पेपर पूरा लिख दे उसके बाद, कि साथ साथ? अगर बेटा साथ साथ करते तो उसमें फायदा क्या होता है कि आपको मालूम है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे है। जब पूरा पेपर लिख दोगे तो वो 40-50 पेज की पूरी बुक बन जाएगी, फिर एक एक वर्ड को कहाँ ढूंढने बैठोगे। इसलिए वो जो जैसे क्वेश्चन हो फटाफट, हार्डली आप 30 सेकंड लो, उससे ज्यादा मत लो। अगर लगता है हाँ ये पॉइंट हाईलाइट था, उसको वहां पे हाईलाइट करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। जैसे ये हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, इसके अंदर हम कहाँ, उसको कहाँ देखते हैं, उसको हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दूसरा यहाँ पे जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती, और जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, चीजों को हाईलाइट करके बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ये योजना कब चालू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखो कितना मस्त इससे पेपर लिखा हुआ है, ये स्कीम चालू कब हुई थी, ये स्कीम का मतलब क्या होता है, हर एक चीज को क्या किया, इसका ये मतलब क्या होता है, और उसको भी चीजों को हाईलाइट कर दिया। पेपर चेकर को आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उसका आई कैच करेगा, अच्छा ये चीज में ढूंढा तो पहले से निकाल के दे दी, वाह बेटा, वो खुश हो जाता है आपकी नोटबुक देख के। ठीक है, ओके। ये हमारे क्या था, क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे ये है कि इधर क्या करना चाहिए, इधर जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पे लाइन छोड़ो, यहाँ पे क्योंकि देखो ये आपने लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे भी बेटर है आप इसको एक एक लाइन इधर छोड़ दो। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है ना, तो जब भी नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक लाइन, वन लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। तो एक लाइन का गैप छोड़ो, और यहाँ पे भी क्या करो, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इधर भी एक एक लाइन का गैप छोड़ो, वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चालू हो रहा था, तो अब बेटा ये याद रखने का कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन चालू हुआ ना, अगर सपोज ये क्वेश्चन खत्म हुआ होता है, सपोज यहाँ पे नीचे 2 या 3 लाइन बचे हैं, तो उतने पेज को छोड़ देना, और जो क्वेश्चन है ना, जैसे सब क्वेश्चन है, या तो मेन क्वेश्चन तो ऑलवेज नए पेज से चालू करना, सब क्वेश्चन है, और नीचे अगर 3-4 लाइन ही है ना, तो वहां से चालू मत करना, फिर नए क्वेश्चन नए पेज से ही चालू करना। लेकिन हाँ, जैसे ये वाला है, इधर यहाँ पे काफी स्पेस है, तो फिर इसके नीचे से ही चालू करने का। ठीक है, ओके। तो बस ये वाला जो है, इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन बस ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये बच्चे को यहाँ पे एक एक लाइन गैप छोड़ना चाहिए। अगर आप भी वैसे पेपर लिखे तो आपको भी वैसे ही इस तरह से मेथड फॉलो करनी कि आपको एक एक लाइन छोड़ने का है।
ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। हम आते हैं सेक्शन नंबर डी। जब जो भी हमारा नया सेक्शन चालू होगा उसको आप नए पेज से ही चालू करोगे, उसको थोड़ा सा बड़ा लिखोगे और उसके नीचे हाईलाइट कर दोगे, तो ये सेक्शन नंबर डी मेरा चालू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन नंबर डी है, 7 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 21 नंबर का इसका वेटेज होता है। तो ये भी क्या होता है, इसको भी हमको क्या करना है, टू द पॉइंट ही लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एस्पेक्ट टू बी कंसीडर, तो हाँ भाई एस्पेक्ट के अंदर हमको चॉइस कैसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्केल्स एंड मेजरमेंट्स यूज करने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से एक्सिस के ऊपर है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि 3 नंबर के हैं, एक साथ मत लिखने बैठना, वरना सारे पॉइंट पहले एक साथ लिखोगे, फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर उसका डिटेल एक्सप्लेन करोगे, बहुत टाइम चला जाएगा 3 नंबर के अंदर, पेपर छूटने के चांस। इसलिए डायरेक्टली टू द पॉइंट, मतलब सीधा हमारा रोमन नंबर 1 डाला, यहाँ पे चॉइस, उसके नीचे पॉइंट लिखना चालू किया। जैसा मैंने बताया आपको, इधर वापस वही गलतियां हैं जो ये बच्चे को मैं बोलूंगा कि सुधारने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, हर एक के नीचे एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। नया पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक लाइन का गैप रखो, 1 लाइन गैप रखो, और यहाँ पे जो भी सब पॉइंट आ रहा है उसमें भी एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। नया पॉइंट चालू हो रहा है, नया पॉइंट चालू हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक एक लाइन का गैप होगा। तो नया पॉइंट, एक लाइन का गैप, सब पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है तो एक लाइन के गैप होंगे। ठीक है, बस बाकी कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है और चीजें टू द पॉइंट लिखी हो, चीजें के अंदर कुछ भी बकवास नहीं लिखा हुआ है, और हर एक चीज अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई कहानी या वो कोई वार्ता नहीं लिखी। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करना है, बच्चे बहुत ज्यादा भूल करते हैं, उनके डिफरेंशिएशन में आधे से एक नंबर कट जाता है। सपोज कि इन्होंने पूछा कि डिफरेंशिएट करो एनी 4 डिफरेंस। बेटा बच्चे डिफरेंशिएशन में जैसे डायग्राम और ग्राफ के बारे में देते हैं, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखते ही नहीं है। बेटा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा। सर क्या लिखे, अरे बेटा ये आपने ना अगर नहीं आता ना तो पहले ये पॉइंट लिखो, इसके ऊपर से ही एक वर्ड बना दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन सभी का सेम होगा। ये क्या होता है, एक मतलब इन शॉर्ट एक वर्ड क्या बोल सकोगे, जो आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको एक वर्ड में बताओ। तो या तो आपको याद है कि डेफिनेशन है, एडवांटेज है कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो वो तो डायरेक्टली लिख दो। लेकिन नहीं क्लिक हो रहा तो पहले ये अंदर का पॉइंट लिख दो और उसके ऊपर से जो भी आपको लगता है वो एक बार यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन लिखना ही लिखना है। दूसरा एक और गलती क्या कि आपको जैसे इन्होंने ना यहाँ पे इसके अंदर कभी भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं लिखना। यहाँ पे ऑलवेज क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर ही लिखे जाएंगे इस लाइन के अंदर। ठीक है, मतलब हमको पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां से शुरू करना, हमको पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां से लिखना है, और फिर यहाँ पे आएगा हमारा डायग्राम और यहाँ पे आएगा हमारा ग्राफ। मतलब ये जो पट्टा होता है, पट्टे की इस साइड ये जो लाइन होती है, लाइन के इस साइड सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलती है इनकी, जो आपको भी अगर आप कर रहे हो ऐसी मिस्टेक, तो आपको भी वैसी मिस्टेक दोहराना नहीं है। कितने बच्चे तो क्या होते हैं, ये जो रोमन नंबर ना अंदर के पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को भी क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, भूल के भी यहाँ पे मत बताना, बहुत गंदा, मालूम ही नहीं पड़ता क्वेश्चन कौन सा है, पॉइंट कैसा है। तो आपको भी यही मेथड करनी है, इस लाइन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर और सब पॉइंट अंदर की तरफ ही आएंगे, और सब पॉइंट के फिर अंदर आप यहाँ से ये पॉइंट लिखना शुरू करोगे। ठीक है, यही मेथड आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे जैसे ये डिफरेंस है, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, सब पॉइंट आपके बेसिस ऑफ डिफरेंस विद डिफरेंस के 2 कॉलम, बहुत ज्यादा ये विड्थ चाहिए। लेकिन क्या है बेटा कि मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि आपको इस एरिया का बिल्कुल यूज नहीं करना कोई और सब्जेक्ट और चीज के लिए, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर को लिखना है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे ये यूज बाय स्टैटिस्टिक्स मेथड स्केल ऑफ मेजर, बस ये आंसर बहुत परफेक्ट है, बहुत सही है, बस इसको अंदर की तरफ लिखेंगे, इसको अंदर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 50, हाँ बस ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि 3 नंबर का मैंने आपको बताया, सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट लिखे हुए और सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, ये सारे पॉइंट्स बड़ी ही परफेक्ट है, आपको भी यही मेथड को फॉलो करना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन नंबर ई के ऊपर।
स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप बेटा नहीं लिख रहे रोज के पेपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट इकोनॉमिक जैसे गाला पेपर या मार्वल पेपर, 5-5 पेपर हर एक के लिखो ही लिखो कंपल्सरी। ओके, सेक्शन नंबर ई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के मार्क्स यहाँ पर कटते हैं। बेटा सेक्शन नंबर ई को लिखने का तरीका क्या होता है, ये बच्चे के नोटबुक से सीखना। अगर आप कैसे नहीं लिख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ई के अंदर कंपल्सरी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। मतलब क्या होता है, आप ये मनी से रिलेटेड है तो मनी का क्या आप समझ रहे हो, उसका एक आप 4 से 5 लाइन के अंदर क्या करो, यहाँ पे इंट्रो लिखो। आपने इंट्रो लिख दिया, हाँ जी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब ये जैसे बार्टर सिस्टम है और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है, डायरेक्टली लिमिटेशन में मत आना। अब आपको बार्टर सिस्टम का मीनिंग लिखना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, और अब आओ इसकी लिमिटेशन। जब आप लिमिटेशन लिखोगे तो सारे के सारे जितने पॉइंट्स है पहले एक साथ बता दो। क्या करो, सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ बता दो, और फिर उसके बाद इस तरह से एक्सप्लेनेशन करके फिर एक एक पॉइंट को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। हर एक पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वापस से मैं यही बोलूंगा, इसमें जहां तक हो आप बुलेट पॉइंट को यूज करना, और हर एक जो सब पॉइंट होता है उसमें एक लाइन का क्या करना है, गैप छोड़ना है। 1 लाइन का गैप छोड़ के फिर दूसरा सब पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा सब पॉइंट। तो आपको इस तरह से सब पॉइंट बनाने हैं, लेकिन एक एक लाइन का गैप देके बनाना है। ठीक है जी। और यहाँ पे इंट्रो का पार्ट खत्म हुआ, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, और फिर आपको जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है, तो बार्टर सिस्टम में क्या लिमिटेशन थी और जिसके कारण क्या है, मनी का इवैल्यूएशन हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। सर कंक्लूजन समझ में नहीं आ, अरे कुछ नहीं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, वही मतलब पूछा क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसी की शॉर्ट समरी यहाँ पे लिख दो। बस क्या लिख दो, उसी की समरी लिख दो, मगर लिखना जरूर है। अगर अगर लगता है ये सब पेपर छोड़ रहा है तो क्या लिखे, हाँ अगर 2 लाइन की लिख दो, 2 लाइन 3 लाइन की लिखो, लेकिन लिखो जरूर। कंक्लूजन लिखना मत भूलना बेटा, कंक्लूजन बच्चे एग्जामिनर देखते हैं। तो हर एक चैप्टर के अंदर क्या होगा, वैसे ही इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, फिर उसके जो पूछा हुआ यहाँ पे इकोनॉमिक रीजन, यहाँ पे जैसे है ना ये पूछा हुआ इकोनॉमिक रीजन ऑफ पुअर्टी, तो खाली इकोनॉमिक रीजन मत लिखो, इकोनॉमिक रीजन ऑफ पुअर्टी पूरा लिखो। इकोनॉमिक रीजन ऑफ पॉवर्टी आर एज बिलो, ठीक है, इस तरह से लिखा, और फिर आप उसको नीचे बता दो। ठीक है, फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गया। इस तरह से आपको लिखना है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप देखोगे इन्होंने सभी जगह के अंदर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए, कंक्लूजन लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन को मेरे को आपको ड्रॉ करना है जो बच्चों के मार्क्स को डिडक्ट करता है। बेटा जी एक है ना आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आता है ग्राफ का, 5 नंबर का होता है। अगर मैं बोलूंगा कि 5 नंबर में सबसे छोटा कोई क्वेश्चन होता है तो ग्राफ का। अगर आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ ही अटेंड करो। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली ये इसका जो पेज का जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है, जिससे हमारा अगर पेपर छोटा होता है, ये ग्राफ का पेपर हमारा काफी टाइम सेव कर देता है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पूरा एक अच्छा लिखा हुआ है, अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्राफ के ऊपर। ठीक है बेटा जी, आप भी अगर इस तरह से नहीं लिख रहे हो तो इस तरह से लिखने के पेपर डालो। अभी भी हमारे पास 20 से 25 दिन है, रोज के एक एक पेपर लिखो। ओके, ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या डिसाइड किया, ईयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह लिखना जरूर ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे y एक्सिस पे पर्सन है तो आप इधर लिखो पर्सन। इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ये गलती है, इधर बता दो आप कि x एक्सिस हमारा, ये x एक्सिस है, ये ईयर को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा y एक्सिस है जो पर्सन को बता रहा है। और आपको इधर भी आपको बताना पड़ेगा x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है। 1 सेंटीमीटर क्या है, 3% है। आपको बर्थ रेट वो आपने इस तरह से बताया, डेथ रेट को इस तरह से बताया। वेरी गुड। ओके, फिर क्या करेंगे हम, ये चार्ट को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब चार्ट को ड्रॉ करने के बाद ये एक चार्ट के नंबर होंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हमको क्या करना है, पहले हमको ये बताना है कि इन द अबव डायग्राम शोज द बर्थ रेट एंड डायग्राम एंड द डेथ रेट डिफरेंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो बस जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसी को यहाँ पे बता देना है। ऐसा पहला पॉइंट हमारा यही होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करें, हमने ये डायग्राम क्या शोज करा है, तो शोज करा है बर्थ एंड डेथ रेट के बारे में। कौन से साल को लेके, इस साल को लेके। पहला पॉइंट ये होगा। सेकंड,
सेकंड क्या होगा, अब हम क्या बता देंगे, अब हम बता देंगे भाई बर्थ रेट के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो बर्थ रेट था वो कितना था 39.9 था, कब 1951 के अंदर, और डेथ रेट कितना था 27.4 के अंदर। आप क्या कर सकते हो इसके अंदर क्या कर सकते हो कि भाई इसको आप ऐसे बताओ कि जो बर्थ रेट था इन 1951 के अंदर कितना था 39.9 था, जो 2011 के अंदर बढ़ के कितना हो गया 21.8 हो गया। और दूसरा जो डेथ रेट था जो आप है ना बर्थ को कंपैरिजन कर दो एक, और यहाँ पे बर्थ रेट आना चाहिए और यहाँ पे डेथ रेट आना चाहिए। तो यहाँ पे डेथ रेट के बारे में बता दो कि डेथ रेट के अंदर 2000 हमारा 1951 के अंदर कितना था, वो था 27.4%, जो अभी कम होके कितना हो गया 7.1 हो गया। फिर आप इसका कंक्लूजन लिखो, फ्रॉम द अबव कंक्लूजन वी कैन से दैट, क्या लिखोगे कि बर्थ रेट के अंदर क्या हुआ, बर्थ रेट हमारे बड़े हैं तो वो 39.9 ओवर द ईयर, सॉरी बर्थ रेट क्या हुआ, बर्थ रेट के अंदर कमी हुई है 39.9 से 21.8 हुआ है, लेकिन उसके सामने जो डेथ रेट है वो और भी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुए। और उसका कंक्लूजन क्या है कि बर्थ रेट का डिक्रीज होना, लेकिन जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गई, जिसके कारण क्या होता है पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन हमको बढ़ने को देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस बर्थ रेट वाज डिक्रीज, हाँ जी, डेथ रेट क्या हुआ वाज आल्सो डिक्रीज but more compared to death rate, and this is the reason why the population of the India is increasing। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एनालिसिस लिखना है। पहला एनालिसिस अबाउट द डायग्राम, पहला एनालिसिस क्या लिखना है कि आपने क्या बता रहे हो, डायग्राम या तो जो भी ग्राफ बता रहे हो उसके बारे में बताना, अबाउट क्या लिखना है, अबाउट द डायग्राम। फिर क्या करना है, जो आपने डायग्राम बना है उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है, और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, लास्ट पॉइंट होना चाहिए आपका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर क्या देखा, बर्थ रेट कम हुआ है, डेथ रेट उससे भी ज्यादा कम हुआ है, और ये क्या कंक्लूड कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है क्या हुआ, ओवरऑल पॉपुलेशन से बड़ी है। ठीक है, तो बेटा जी ये था एक अच्छा पेपर, बेस्ट पेपर लिखने का तरीका। तो आई होप आपने इससे मोटिवेशन लिया होगा। ये जो बच्चे ने जो पेपर लिखा है सुपर माइंड ब्लोइंग है, कुछ कमियां थी जो मैंने फाइंड आउट की है। आपको भी क्या करना है, इस पेपर को देख के अपने कंटेंट पावर को इंक्रीज करना है, साथ प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो बेटा, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।